बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में रेल परिवहन के बारे में जाना था। अब हम देखेंगे जल परिवहन। भारत के जो जलमार्ग हैं बच्चों, वो यातायात मतलब यात्री के लिए और जो सामग्री हैं, वस्तु है, उनके लिए परिवहन के लिए जो है प्रमुख विधा है। भारत में क्या होता है, जो व्यापार अधिकतर है या यात्री जाते हैं किसी स्थान से दूसरे स्थान, तो समुद्री जो जलमार्ग है उनके सहारे भी होता है। समुद्री जलमार्गों द्वारा जो हम अधिक से अधिक मतलब ज़्यादातर जो है भारी और स्थूल सामग्री का ही व्यापार करते हैं या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं। क्योंकि क्या होता है, भारी सामानों को अब हम वायु परिवहन के मार्गों द्वारा तो नहीं पहुंचा सकते, उसमें क्या बहुत ही कॉस्टली जो होता है, पूंजी जो है अधिक लग जाती है, और सड़क मार्गों द्वारा पहुंचा नहीं सकता क्योंकि भारी सामान जो है सड़क मार्ग द्वारा पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उससे पहुंचने में। तो भारी सामानों को पहुंचाने के लिए जो सबसे उपयुक्त हमारा परिवहन के साधन वो जलमार्ग के साधन है, क्योंकि भारी सामान यहाँ कम मूल्य में या कम पूंजी में पहुँचा दिया जाता है। अब ये जल परिवहन है प्रमुखतः दो प्रकार के हैं, अंतस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। अंतस्थलीय जलमार्ग बच्चों, रेल मार्गों के आने से पहले अधिकतर जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्गों द्वारा अंतस्थलीय जलमार्ग के द्वारा होता था। और फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, जब सड़क निर्माण में अधिकतर क्या होने लगे, विकास होने लग गया, रेलवे का विकास होने लग गया, उसके बाद अंतस्थलीय जलमार्ग में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो नदियों का जो जल था, बड़े स्तर पर जल भी क्या सिंचाई उपयोग हेतु बांट दिया गया। तो उससे क्या होगा, हमारे जो नौकायन है, क्योंकि अंतस्थलीय जलमार्ग में ज़्यादातर नौकाएं चलती हैं, तो सिंचाई में देने के बाद जल का क्या हुआ, नौकायन में भी क्या एकदम से कमी आने लग गई। कमी आने से क्या हुआ बच्चों, जो भारत में अधिकतर जो जलमार्ग जिसमें नौकाएं चलती थी वो नौकायन योग्य नहीं रहे, क्योंकि क्या हो गया, पानी का जल स्तर एकदम कम हो गया। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो है नौकायन हेतु है, लेकिन इसका भी क्या है, देश में योगदान केवल 1% है, किसका, अंतस्थलीय जलमार्ग। क्योंकि जो रेल मार्ग आ जाने के सड़क निर्माण होने के बाद क्या गया, धीरे धीरे जो थे अंतस्थलीय जलमार्ग में कमी आने लग गई। अब जो हमारे भारत के प्रमुख जलमार्ग हैं वो राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। अब जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो 1620 किलोमीटर तक लंबी है। दूसरा जो जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, वो सदिया से धुबरी तक है, जिसका जो किलोमीटर है 891 किलोमीटर लंबा है। कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये जो है बच्चों कोटापुरम से कोलम तक, इसका जो लंबाई है वो केवल 168 किलोमीटर लंबी है। भारत के जो प्रमुख जलमार्ग है वो यही 3 है। इसके बाद महासागरीय जलमार्ग, भारत के पास द्वीपों सहित 7,517 लंबा क्या है, समुद्री तट है, में 12 प्रमुख हैं और 185 जो है गौण समुद्री पतन है, जिनके द्वारा क्या होता है, व्यापार भी होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में बच्चों महासागरीय मार्गों की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि महासागरीय मार्गों द्वारा क्या होता है, भारत में हम जो बड़े बड़े भारी सामान हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब अलग देशों में भी पहुंचाते हैं, किनके द्वारा, जो महासागरीय जलमार्ग होते हैं। क्योंकि महासागरीय जलमार्ग में बच्चों जो बड़े बड़े जलयान हैं, इनमें बहुत ही भारी सामान क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में आसानी से और कम मूल्य में पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन बच्चों, वायु परिवहन जो है एक तीव्रतम साधन है, मतलब हम इसके द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। परंतु तीव्रतम होने के साथ साथ ये एक अत्यंत महंगा परिवहन के साधन में गिना जाता है। अधिकतर जो सड़क परिवहन है, जल परिवहन में इनके किराए की अपेक्षा जो वायु परिवहन का जो मूल्य है, किराया है, उसका अत्यंत महंगा है। इसलिए वायु परिवहन जो है अधिकतर क्या करते हैं, बड़े लोग, उद्योगपति लोग या धनी वर्ग के लोग वायु परिवहन सेवाएं लेते हैं। लेकिन वायु परिवहन सेवाएं से व्यापार भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि कुछ सामान वस्तुएं ऐसी चीज़ होती हैं, खाद्य पदार्थ ले लीजिए आप, ज़्यादातर
वो क्या होते हैं बहुत कम समय में ख़त्म या ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हें क्या होता है दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए वायु मार्गों द्वारा ही पहुंचाया जाता है। उससे क्या होता है सामान भी बच जाता है और उन क्षेत्र में क्या हो जाता है वो सामान क्या होता है पहुंच भी जाता है, लेकिन क्या होता है अत्यंत महंगा भी होता है। अब जो वायु परिवहन है की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद के नैनी में हुई थी। उस समय केवल 10 किलोमीटर विमान डाक सेवा हेतु संपन्न कराया गया था और जो एक्चुअल भारत में शुरुआत हुई थी वो 1912 में हुई गई थी। 1912 से हमारे भारत में लगातार क्या है विमान जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाई गई थी। एकीकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का जो प्रबंधन है वो 2 निगमों द्वारा एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस के द्वारा किया गया। इसके बाद अनेक जो निजी कंपनी है उन्होंने भी क्या कर दी विमान सेवाएं चलानी शुरू कर दी थी। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करता है। भारत में एयर इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। यह अपनी सेवाओं द्वारा क्या करता है विश्व के सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना भी बच्चों 1953 में हुई थी। अब इंडियन एयरलाइंस ने क्या करा अपने नाम से एयरलाइन शब्द को हटाकर 8 दिसंबर 2005 से ये केवल इंडियन नाम से ही जाना जाता है। हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना जो है बच्चों 15 अक्टूबर 1985 में हुई थी। यह एक हेलीकॉप्टर है जो इसकी ज़्यादातर सेवाएं आप लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि ये जब हम केदारनाथ को जाते हैं तो वहाँ भी क्या है पवन हंस अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रहा है। पवन हंस ज़्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। अब बच्चों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मुक्त आकाश नीति। मुक्त आकाश नीति अक्सर एग्जामों में भी पूछा जाता है। आकाश नीति क्या है इसमें भारतीय निर्यातकों को मदद देने के लिए तथा निर्यात की गई सामग्री जो सामग्री हमने निर्यात कर रखी है उसको प्रतियोगितापूर्ण बनाने के लिए ने अप्रैल 1992 में नौभार के लिए एक मुक्त आकाश नीति आरंभ की। नीति के तहत विदेशी एयरलाइंस या निर्यातकों का कोई भी संगठन क्या है देश में अपने मालवाहक वायुयानों को ला सकता है, जिससे क्या हो वो जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी मांग को पूरी की जा सके। उसी को क्या कहते हैं मुक्त आकाश नीति। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन में बच्चों प्रमुख रूप से जो है गैस और तरल पदार्थों को ही परिवहित किया जाता है। अब जो इसमें प्रमुखतः जो है गैस तरल पदार्थ में दूध ले लीजिए आप, तेल ले लीजिए। अब इनको परिवहित करने के लिए जो पाइपलाइन परिवहन है इनको अत्यंत सुविधाजनक और सक्षम माना जाता है। एशिया की जो पहली तेल लाइन परिवहन है वो देखिए आप 1157 किलोमीटर लंबी है। ये कहाँ से कहाँ तक है असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक है। असम में क्या है नहरकटिया में तेल क्षेत्र है उसको साफ करने के लिए पाइपलाइन परिवहन द्वारा डायरेक्ट कहाँ जाता है बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक लाया जाता है। और इसका निर्माण जो है IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा की गई। तो एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन परियोजना और प्रस्तावित हो रही है जो ईरान से होते हुए वाया पाकिस्तान होते हुए भारत तक लाई जाएगी। उसमें प्रमुख रूप से जो व्यापार किया जाएगा प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का किया जाएगा। देखते हैं संचार जाल। संचार जाल बच्चों आपने देखा मानव सभ्यता के साथ साथ अनेक क्रांतियाँ उत्पन्न हुई है जिसके के कारण क्या है संचार अत्यंत तीव्रतम साधन माना जाता है। संचार के ही माध्यम से आज हम घर बैठे क्या करें ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी चल रही है उसके चलते सभी घरों में सभी विद्यालय वाले क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं। किसके माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से जो संचार में ही आता है। संचार जो है उनकी तरक्की के साथ साथ नए नए उपकरण क्या कर रहे हैं बना रहा है जिससे क्या रहा है हमारा देश जो है और अधिक डेवलप होते जा रहा है। किसके क्षेत्र में संचार के क्षेत्र में। लोग भी जो संचार के प्रमुख साधन में उनमें प्रमुख रूप से क्या हो गया हम उन्हीं पे आश्रित निर्भर हो गए हैं। बिना इंटरनेट और बिना संचार के साधनों से हमारा वर्तमान समय में कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। मतलब हमारे जीवन में क्या हो गया संचार एक अभिन्न अंग बन गया है। अब जो संचार के प्रमुख साधन है उनको 2 भागों में बांट रखा है व्यक्तिगत और सार्वजनिक। अब व्यक्तिगत में कौन कौन से जैसे टेलीफोन हो गया
हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं। टेलीग्राम हो गया, उसके बाद हो गया फैक्स हो गए, ईमेल जो वर्तमान समय में हम सुचारू रूप से कर रहे हैं। इंटरनेट, बिना इंटरनेट के क्या हो गया, हम अभी भी ये जो क्लास चला रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से ही चला रहे हैं। बिना इंटरनेट के क्या ये सब भी संभव नहीं है। सार्वजनिक में देखिए बच्चों आप, जो संचार जो फैलता है रेडियो के माध्यम से भी हम कोई भी सूचना को क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से पहुंचाते हैं, सिनेमा के माध्यम से पहुंचाते हैं, उपग्रह के माध्यम से पहुंचाते हैं, समाचार पत्र के माध्यमों से पहुंचाते हैं, जनसभा के माध्यमों से पहुंचाते हैं, सम्मेलनों के माध्यमों से पहुंचाते हैं। संचार क्या होता है, अपनी भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, चाहे व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाए या सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से पहुंचाए, वो भी सभी किस्म का संचार में आएगा। अब बच्चों इसके कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग नोट कर लेना। में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी बच्चों, ये अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेना। 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी वो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। रेडियो प्रसारण हुआ था वो 1927 में मुंबई और कोलकाता के बीच हुई थी। जो हमारे एक और इम्पोर्टेंट है वो है इनसेट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट शुरू बहुउद्देशीय उपग्रहों की एक श्रृंखला है। दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज और बचाव कार्य के लिए इसे 1983 में शुरू किया गया। तो बच्चों आज आपका जो परिवहन एवं संचार जो टॉपिक था ये यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।